अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। हाशिम उर्फ हाशू अलमतूफ़ी के मकान से रुखसत होते वक्त मैंने दाखिली दरवाजे पर सरकारी ताला डाल दिया था ताकि घर के अंदर मौजूद वाक़याती शवाहिद के साथ कोई छेड़छाड़ न कर सके। हाशू का मकान यकायक बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया था। वहाँ से मैंने साहिब मकान यानी हाशू की अकड़ी हुई लाश दरियाफ्त की थी और ताज़ा ब ताज़ा फौत शुदा होने वाले बड़े चौधरी का लाडला बॉक्स भी खाली हालत में इसी मकान के अंदर पड़ा हुआ था। अलावा इस अमर के इम्कानात भी बड़े रोशन थे कि इस पुरअसरार चोर और कातिल ने गुज़िश्ता रात इसी घर में गुजारी थी। चौधरी हयात की हवेली इस वक्त मातम कता बनी हुई थी। वो दिन का वक्त था। फरत बख्श और रूह अफ़ज़ा धूप चारों तरफ फैली हुई थी। मैंने हवेली में कदम रखा तो फौरन मुझे बैठक में पहुंचा दिया गया। चंद मिनट बाद चौधरी ज़फ़र भी वहीं आ गया। ड्राइंग रूम यानी हवेली की अजीमुशान बैठक में इस वक्त हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था। चौधरी आते ही मुझसे बगलगीर हो गया। वो बड़े धीमे अंदाज में सिसक रहा था। मुझे उसके वजूद में मातमी इर्ताश बड़ा वाज़े महसूस हो रहा था। मैं काफ़ी देर तक तसल्ली देने वाले अंदाज में उसकी पीठ को थपकता और सहलाता रहा। चंद मिनट के बाद उसकी हालत काबू में आ गई तो हम आमने सामने सोफ़ों पर बैठ गए। चौधरी साहब, मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, मुझे बड़े चौधरी साहब की मौत का बड़ा दुख है। अल्लाह ने इन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मलिक साहब, वो गुलूगीर आवाज़ में बोला, यतीमियत क्या होती है? मैंने सिर्फ इसका नाम सुना था। आज अमली तौर पर इसी कैफियत से गुजर भी रहा हूँ। 8 साल पहले अम्मी जी का इंतकाल हो गया था। इसके बाद अब्बा जी ने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। मुझे एक लम्हे के लिए भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं अपनी वालदा से महरूम हो चुका हूँ। और आज अब्बा जी का साया भी मेरे सर से उठ गया है। बात मुकम्मल करने के बाद वो छोटे बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। चौधरी ज़फ़र को संभालने में मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ी। मेरे तसल्ली दिलासों ने चंद मिनट में इसे नॉर्मल कर दिया तो मैंने पूछा, बड़े चौधरी साहब की मौत किस तरह वाक़ई हुई है? बॉक्स की चोरी का सदमा मलिक साहब, वो मादिल अंदाज में बोला। सुबह मैंने थाने में आपको बताया था ना कि जब अब्बा जी को पता चला कि वो बॉक्स अलमारी के अंदर मौजूद नहीं तो वो चकरा कर ज़मीन पर गिर गए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें संभाला, फिर आपको इस वाक़ई की इत्तला देने थाने पहुंच गया था। जब मैं वापस हवेली आया तो अब्बा जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मैंने एक बंदे को हकीम जी की तरफ दौड़ाया, लेकिन इससे पहले कि हकीम जी हवेली पहुंचता, अब्बा जी अपने खालिक हकीकी से जा मिले। बात मुकम्मल करके चौधरी ज़फ़र अपनी आंखों में उतर आने वाले आंसुओं को हाथ की पुश्त से साफ करने लगा। इसी असना में ज़फ़र का छोटा भाई चौधरी रऊफ़ भी बैठक में आ गया। रऊफ़ की उम्र 25 साल के करीब करीब नज़र आती थी। ज़फ़र की बनिस्बत रऊफ़ का रंग खासा साफ था और उसका कद भी ज़फ़र से निकलता हुआ था। चौधरी रऊफ़ जब मेरे सामने उस ज़फ़र के बराबर में बैठ चुका तो मैंने उसके सामने भी अपने रंजो गम का इजहार किया और फिर हाशू के घर पर पेश आने वाले वाक़यात का खुलासा इनके गोश गुजार कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद चौधरी रऊफ़ ने गंभीर आवाज़ में कहा, मलिक साहब, हाशू बेचारा बिलावजह मारा गया। इसकी मौत का मुझे अफसोस है। बाहर कैफ आपकी कारकर्दगी से मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ। आपने इस हरामखोर चोर को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा सरगर्मी दिखाई है। मुझे उम्मीद है कि आपकी भेजी हुई पुलिस पार्टी इस नामुराद को जंगल में ज़रूर तलाश कर लेगी। इस कमीने चोर की बाजियाबी इतनी ही अहम है जितनी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर सरसराती हुई आवाज़ में बोला, बड़े चौधरी साहब तो क़ज़ाए इलाही से अपने सफ़र आखिरत पर रवाना हो चुके हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला यहीं पर थमने वाला नहीं है। बराए मेहरबानी आप जल्द से जल्द इस खबीस चोर को पकड़कर इसके कब्ज़े से बॉक्स का सारा सामान निकलवाएं। ये बहुत ज़रूरी है। मैं अल्फाज में इस बॉक्स के अंदर रखी हुई चीज़ों की अहमियत को आप पर वाज़े नहीं कर सकता। अगरचे चौधरी रऊफ़ ने कोई भी नामाकूल बात नहीं की थी, लेकिन मुझे उसके अंदाज में एक तीखा बल्कि टेढ़ापन महसूस हुआ। उसने बड़े चौधरी के लिए अब्बा जी की बजाय बड़े चौधरी साहब के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जो कि
مجھے کافی عجیب سا لگا تھا۔ یہ تو میرے علم میں تھا کہ ظفر اور رؤوف دو الگ عورتوں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کا باپ تو ایک ہی تھا، یعنی متوفی چودھری حیات علی۔ تو پھر مرنے والے انسان کے لیے رؤوف نے ابا جی کے الفاظ استعمال کیوں نہیں کیے تھے؟ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے۔ پھر میں نے چودھری رؤوف کی بات کے جواب میں کہا، جی بالکل، میری یہی کوشش ہوگی کہ میں اس شاطر چور کو کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے گرفتار کر لوں۔ اس باکس میں رکھے ہوئے قیمتی سامان کی تفصیل سے مجھے ظفر علی نے آگاہ کر دیا ہے۔ ظفر بھائی سے زیادہ ان چیزوں کی اہمیت کو اور کون سمجھ سکتا ہے؟ چودھری رؤوف نے معنی خیز انداز میں کہا، پھر کھڑے ہوتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، آپ لوگ بات چیت جاری رکھیں، میں امی جان کے پاس جا رہا ہوں۔ بڑے چودھری صاحب کی موت نے امی کو اندر باہر سے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ بات ختم کرتے ہی وہ لمبے ڈگ بھرتے ہوئے بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ میں نے چودھری ظفر کی طرف دیکھتے ہوئے کریدنے والے انداز میں پوچھا، یہ چودھری رؤوف کو کیا ہوا ہے؟ اس کا رویہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ چودھری ظفر کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جواب دینے کے بجائے اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا، کون سا رویہ ملک صاحب؟ اس نے جو بھی کہا تھا بڑے اکھڑے بلکہ خفگی بھرے انداز میں کہا۔ میں نے جواب دیا، اس نے بڑے چودھری صاحب کو ایک بار بھی ابا جی نہیں کہا۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ملک صاحب کہ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا کہ چودھری حیات علی صاحب رؤوف کے ابا جی نہیں تھے۔ یہ تو بڑی عجیب اور ناقابل یقین بات کر رہے ہیں آپ، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں جناب۔ کیسی حقیقت؟ میری الجھن میں حیرت بھی شامل ہو گئی۔ وہ حقیقت جس سے آپ کی طرح اور بھی بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ وہ میرے چہرے پر نگاہ جما کر سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، آپ کو اس علاقے میں تھانے داری کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 5 سال، میں نے بتایا۔ اسی لیے وہ معنی خیز انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے بولا، آپ بعض حقائق سے آگاہ نہیں ہیں، لیکن آپ نے یہ موضوع چھیڑ ہی دیا ہے تو میں آپ کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے بات نامکمل چھوڑ کر ایک ناآسودہ سانس خارج کی، پھر مجھ سے پوچھا، آپ یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم دونوں کی مائیں اور باپ ایک ہے؟ ہاں، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے ملک صاحب، وہ فنکار سے مشابہ آواز میں بولا۔ یکایک اس کے لہجے میں ایک آتشی زہر گھل گیا تھا۔ آج سے 18 سال پہلے جب میں 17 سال کا کڑیل جوان تھا تو ابا جی نے ایک حسین و جمیل بیوہ سے دوسری شادی کر لی تھی، یعنی وہ میری امی جان پر سوتن لے آئے تھے۔ اگرچہ مجھے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگا تھا، لیکن میں ابا جی کا بہت زیادہ احترام کرتا تھا، اس لیے میں نے اپنے دلی جذبات کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا تھا۔ امی جان نے بھی مجھے صبر کرنے کی تلقین کی تھی۔ آپ نے جس حسین و جمیل عورت کا ذکر کیا وہ چودھری رؤوف کی والدہ اور آپ کی سوتیلی ماں نرگس صاحبہ ہی ہیں نا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ یہاں تک تو آپ کی معلومات درست ہے ملک صاحب، میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اور اس سے آگے؟ جب ابا جی نے آج سے 18 سال قبل نرگس نامی ایک خوبصورت بیوہ سے شادی، مطلب دوسری شادی کی، تو اس وقت رؤوف کی عمر 7 سال تھی۔ چودھری ظفر نے انکشاف انگیز انداز میں بتایا، یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ بطور جہیز اس حویلی میں پہنچا تھا۔ اور رؤوف کا باپ؟ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا۔ اس شخص کا نام سکندر تھا، چودھری ظفر وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ سکندر ایک چھوٹا زمیندار تھا، آج سے 20 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ رؤوف دراصل سکندر کا بیٹا ہے۔ جب ابا جی نے نرگس سے شادی کی تو رؤوف بھی اپنی ماں کے ساتھ اس حویلی میں آ گیا تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھا ہے، لیکن یہ اپنے دل میں میرے لیے کس قسم کے جذبات رکھتا ہے اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ لگتا ہے رؤوف اپنی والدہ کی وجہ سے پریشان ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ ظاہر ہے بڑے چودھری صاحب نرگس کے سر کا سایہ تھے، ان دونوں نے 18 سالہ ازدواجی زندگی ایک ساتھ گزاری ہے۔ جدائی کا صدمہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے چودھری صاحب۔ ہاں جی، ابا جی کی موت کا دکھ تو بس اسی ماں بیٹے کو ہے، وہ شاکی نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں، میری بیوی صفیہ اور میرے دونوں بچے سلطان اور خالدہ تو کسی کھاتے ہی میں نہیں ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے جلدی سے کہا،
آپ کی حالت تو چہرے اور حرکات و سکنات ہی سے جھلک رہی ہے۔ ظاہر ہے بڑے چودھری صاحب آپ کے والد محترم تھے، ان کی رحلت آپ کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے ملک صاحب، وہ ایک افسردہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ آپ جانتے ہیں جہاں آگ جلتی ہے تپش بھی وہیں پر ہوتی ہے۔ خیر، اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ ایسے موقع پر ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں کہ میں آپ کی خاطر و مدارات بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ آپ چودھری صاحب کی تجہیز و تکفین کے معاملات پر توجہ دیں، میں فی الحال وہ سندلی باکس اپنے ساتھ تھانے لے جا رہا ہوں جو پولیس پارٹی جنگل کی طرف گئی ہے۔ ان کی واپسی کا مجھے بڑی شدت سے انتظار ہے، اس کے بعد ہی میں آئندہ کا لائحہ عمل تیار کر سکوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ اپنے کام کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا۔ میں آئندہ 10 منٹ تک چودھری ظفر کی دلجوئی کرتا رہا، پھر وہاں سے لوٹ آیا۔ دریا کے اس پار جنوبی سمت میں جنگل کی طرف جانے والی پولیس پارٹی لگ بھگ 9 بجے رات واپس آ گئی۔ میں اس وقت تک تھانے میں بیٹھا ان کی واپسی کا بڑی بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ ان کی شکلوں پر سجی ناکامی نے میری بے تابی کو سپرد مایوسی کر دیا تھا۔ وہ لوگ بے نیل و مرام لوٹے تھے۔ اے ایس آئی منصور علی نے ایک رومال میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا کہ ملک صاحب، ہم گھنے جنگل میں 4-5 میل تک گئے ہیں اور جب تک روشنی تھی ہم نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہر طرف دیکھا ہے، اس رومال کے سوا کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں لگا۔ مذکورہ رومال 2.5 ضرب 2.5 فٹ سائز کا تھا اور اس پر 4 خانہ انداز کی پرنٹنگ نظر آ رہی تھی۔ ایسے ریشمی رومال عموماً سر پر باندھے جاتے ہیں یا پھر کندھوں پر ڈالے جاتے ہیں۔ وہ رومال سبز رنگ کا چیک دار تھا۔ میں نے اس رومال کو اپنے پاس رکھ لیا اور اے ایس آئی سے کہا، ٹھیک ہے، اگر اس رومال کا تعلق اسی چور سے ہے تو اس کے توسط سے ہمیں اس شیطان تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ ملک صاحب، اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات کہوں؟ مہمان اے ایس آئی محتاط لہجے میں بولا۔ منصور علی، تم بے فکری سے اپنے دل و دماغ کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بات کا ہرگز برا نہیں مانوں گا۔ دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے، وہ معدل انداز میں بولا، اگر حقیقت پسندی سے کام لیا جائے تو اب یہ کیس خالصتاً آپ کا کیس بن چکا ہے۔ اس چور نے ہمارے تھانے کی حدود میں تو صرف ایک چوری ہی کی تھی، لیکن آپ کے تھانے کی حدود میں وہ چوری کے علاوہ ایک قتل بھی کر چکا ہے۔ اس کمبخت کو ڈھونڈنے کی زیادہ ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ تو میں کب اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہوں اسسٹنٹ سب انسپکٹر صاحب؟ میں نے دبنگ لہجے میں کہا۔ آپ کو اب اس بندے کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے تلاش کرنا اور اس کی کسٹڈی سے مال مسروقہ برآمد کرنا میرا کام ہے۔ آپ آج کی رات میرے تھانے میں آرام کریں اور صبح چکموسا روانہ ہو جائیں، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ ہم ابھی واپس جانا چاہتے ہیں، منصور علی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ نواز خان صاحب ہمارے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے، بس آپ ہمارے لیے ایک ٹانگے کا بندوبست کروا دیں جو ہمیں چکموسا چھوڑ آئے۔ میں ابھی یہ کام کروا دیتا ہوں، میں نے تعاون آمیز لہجے میں کہا۔ اور کچھ؟ میں نے سوالیہ نشان پر اپنی بات کا اختتام کیا تو منصور علی نے منت بھرے انداز میں کہا، جی، اور یہ کہ آپ ایک صفحے پر ہماری کارکردگی کی مختصر سی تحریر بھی لکھ دیں جس میں خان صاحب کی تسلی کے لیے یہ بتا دیں کہ اب اس کیس کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں، اسی لیے ہم نے واپس چکموسا جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو جائے گا، میں نے کہا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں نے مہمان پولیس پارٹی کے دونوں کام کر دیے۔ اس دوران میں کھوجی غفور حسین سے بھی سوال و جواب کرتا رہا تھا اور ہمارا موضوع گفتگو چور کا کھرا ہی تھا۔ کھوجی نے مجھے بتایا کہ جس کھرے کا پیچھا پکڑ کر وہ لوگ چکموسا سے بخت پور پہنچے تھے وہ ایک دم ناپید ہو گیا ہے۔ ہاشو کے گھر کے اندر دریا کے دونوں کناروں پر اور جنگل میں کہیں بھی انہیں مذکورہ کھرے کا نام و نشان بھی نہیں ملا تھا۔ جب مہمان پولیس پارٹی رخصت ہو گئی تو ماجد بھٹی نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، اب آپ بھی مجھے اجازت دیں، تمہیں اتنی آسانی سے اجازت نہیں مل سکتی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، میں سمجھا نہیں جناب۔ تم نے رضاکارانہ طور پر پولیس کی کافی مدد کی ہے،
मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन अभी तुम्हारा किरदार ख़त्म नहीं हुआ। समझ लो कि तुमने क्लास वर्क तो कर लिया, मगर होमवर्क अभी बाकी है। मेरी तो समझ में अब भी कुछ नहीं आया। वो मुतफक्किर अंदाज में मुझे तकते हुए बोला, तुम बख्तपुर के बसनीक हो, इसलिए यहाँ के हर बंदे से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। मैंने उसके चेहरे पे निगाह गाड़ कर कहा, तुम आज सुबह से लेकर अब तक पुलिस के साथ ताउन कर रहे हो। इसे देखकर मैं तुमसे एक नहायत ही अहम काम लेने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन इस मामले को राज में रखना बहुत ज़रूरी है। तुम कहीं पेट के हल्के तो नहीं हो? नहीं सरकार, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बड़े अज़्म से बोला, मेरी गर्दन तो कट सकती है मगर ज़बान नहीं खुल सकती। अगर यकीन नहीं आ रहा तो आज़मा कर देख लें। ये ठीक कहा तुमने। मैंने अपने सर को असबाती जुम्बिश दी। आजमाइश शर्त है। फिर मैंने मंसूर अली के दिए हुए 4 खाना सब्ज़ रुमाल को माजिद भट्टी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे अच्छी तरह देख लो। इस रुमाल को मैं इतनी बार देख और पकड़ चुका हूँ कि इसका रंग, डिज़ाइन, साइज़ और कपड़ा मेरी याददाश्त में महफूज हो चुका है। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, आप बताएं इसका करना क्या है? जब ये रुमाल तुम्हारी याददाश्त में महफूज है तो फिर मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। मैंने कहा, अब मैं तुम्हारे ज़िम्मे जो काम लगाने जा रहा हूँ वो मामला हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? इस वक्त हम दोनों के सिवा इस कमरे में और कोई मौजूद नहीं था। मेरे राजदाराना अंदाज के जवाब में वो बड़े एतमाद से बोला, जी थानेदार साहब, मैं समझ रहा हूँ, आप हुक्म करें। आइंदा 2 मिनट में मैंने माजिद भट्टी को समझाया कि इसने कल का पूरा दिन इस तहकीक में गुजारना है कि इस टाइप का रुमाल बख्तपुर में किस किस बंदे के पास है और इनमें से किस बंदे का रुमाल गुम तो नहीं हो गया, वगैरह वगैरह। इसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर ठोस लहजे में बोला, आप बेफिक्र हो जाएं थानेदार साहब, मैं कल दोपहर से पहले आपको पक्की रिपोर्ट दे दूंगा। शाबाश। मैंने तौसीफी नज़र से इसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, तुम अब अपने घर जाओ और कल सुबह से इस काम पर लग जाओ जो मैंने तुम्हें सौंपा है। उसने मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया और मुझे सलाम करके कमरे से निकल गया। इसकी चाल में बड़ा एतमाद पाया जाता था। मैं भी उठा और अपने क्वार्टर की जानिब बढ़ गया। मैंने रात का खाना थाने ही में खा लिया था। अब बस एक ही अहम काम बाकी था और वो था अदायगी नमाज इशा। इसके बाद लंबी तान कर सोना था। आज का पूरा दिन कड़ी दौड़ धूप में गुजरा था। थकन ने मेरे बदन का जोड़ जोड़ अपनी गिरफ्त में ले रखा था। तरोताज़ा बेदारी के लिए एक भरपूर नींद लाजमी थी। मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि जब भी मैं लिबास तब्दील करता हूँ तो उतरे हुए कपड़ों की जेबों में हाथ घुमाकर इन्हें अच्छी तरह चेक कर लेता हूँ। अभी मैंने जो यूनिफॉर्म उतारा था उसकी चेकिंग के नतीजे में एक काम की चीज़ मेरे हाथ लग गई और वो चीज़ थी कागज़ के अध जले टुकड़े। ये टुकड़े मैंने हाशू के सहन से उठाकर अपनी जेब में डाल लिए थे। मैंने इशा की नमाज के बाद मज़कूरा टुकड़ों का मुआयना शुरू कर दिया। इनमें से किसी भी टुकड़े पर कोई मुकम्मल जुमला बाकी नहीं बचा था। बहरहाल मैं एक एक टुकड़े को बगौर पढ़ने लगा। चौधरी ज़फ़र की ज़बानी मुझे ये तो मालूम हो चुका था कि इस संदली बॉक्स में चौधरी हयात अली के कुछ अहम कागजात भी रखे हुए थे। इस अमर में किसी शक की गुंजाइश नहीं थी कि मैंने हाशू के सहन के एक कोने में जले हुए कागजात की जो राख देखी थी उसका ताल्लुक संदली बॉक्स ही से था, क्योंकि मज़कूरा बॉक्स भी इसी घर के अंदर से मिला था। लिहाजा ऐसा सोचने में कोई हर्ज नहीं था कि चोर ने इस बॉक्स में मौजूद ज़ेवरात, नवादरात और नकदी वगैरह को अपने कब्जे में करने के बाद इन कागजात को जला दिया और हाशू के बेड़े पर सवार होकर वो दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचा और फिर जंगल में गायब हो गया। पहले अधजले टुकड़े पर लिखा था, इसीलिए मैंने ये वसीयत तैयार करने का फैसला। दूसरे अधजले टुकड़े का अधूरा मफ़हूम कुछ इस तरह था, मेरी सारी ज़मीन, जायदाद और मालो ज़र सिर्फ और सिर्फ। तीसरा अधजला टुकड़ा बताता था, अगरचे लोगों को ये नाइंसाफ़ी लगेगी मगर मैंने चौथे अधजले टुकड़े पर सिर्फ 5-7 लफ्ज़ ही जलने से महफूज रह पाए थे। नहायत ही कमज़र्फ़ और अव्वल दर्जे का नालायक। 5वें टुकड़े पर रकम था, मुझे माफ़ करे। अगरचे इन 5 अधजले कागज़ के टुकड़ों की तहरीर में कोई रब्त नहीं था, लेकिन नफ्स मज़मून मेरी पूरी तरह समझ में आ गया था। वो संदली बॉक्स
चूँकि बड़े चौधरी मरहूम हयात अली की मिल्कियत था, लिहाजा इस बात में शुबा नहीं किया जा सकता था कि इस आधी अधूरी तहरीर का ताल्लुक भी बड़े चौधरी ही से था, और मुझे ये समझने में कतई कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि इन कागजात पर मरहूम चौधरी हयात अली ने अपनी वसीयत लिखवाकर संदली बॉक्स के अंदर महफूज कर रखी थी, ताकि इसकी मौत के बाद एक सनद के तौर पर सामने आए और इसी वसीयत की रोशनी में मरहूम की विरासत को आगे मुंतकिल किया जाए। एक और बात भी वाज़ेह थी कि मरहूम चौधरी अपनी फैमिली के बाज़ अफराद से सख्त मायूस और नाराज़ था, इसीलिए इसे ये वसीयत लिखवाने की ज़रूरत पेश आई थी। मैंने जब सोने के लिए गर्म बिस्तर की आगोश में पनाह ली तो मेरा दिमाग चोर की नफ्सियात के बारे में सोच रहा था। आमतौर पर यही देखने में आया है कि जब कोई चोर या जेब तराश किसी की पॉकेट मारता है तो कुछ दूर जाने के बाद वो मारे हुए बटुए की तलाशी लेता है और उसमें रखी हुई तमाम नकदी को अपनी जेब में मुंतकिल करने के बाद वो बटुए को फेंक देता है। वो बटुआ चाहे कितना भी कीमती क्यों ना हो और इसके अंदर चाहे कितने भी अहम कागजात क्यों ना रखे हों, चोर को इन चीज़ों से कोई मतलब और दिलचस्पी नहीं होती। वो सिर्फ रकम पर फोकस करता है और बाकी चीज़ें उसकी नज़र में गैर अहम होती हैं। तो फिर एक मखसूस ज़ाविये पर सोचते हुए मेरे जहन में ये ख़तरनाक और सनसनीखेज सवाल उभरा। चौधरी हयात अली मरहूम की अलमारी से संदली मुनक्किश बॉक्स चुराने वाले इस नामालूम चोर ने बॉक्स में रखी हुई इस दस्तावेज़ को जलाने की ज़रूरत क्यों महसूस की? ऐसा करने में इसका क्या फ़ायदा था? ये हमाजहत सवाल बड़े तवातुर के साथ मेरे जहन में डूबता और उभरता रहा और मैं इसका जवाब तलाश करने की कोशिश में अपनी ही सोच में डुबकियां लगाते हुए नींद की मेहरबान वादी में चला गया। मंगल 14 अक्टूबर की दोपहर। हस्बे वादा माजिद भट्टी मुझसे मिलने थाने आया। रस्मी अलेख सलेख के बाद उसने मुझे बताया इस चारखाने रेशमी रुमाल के हवाले से मैंने तहकीक कर ली है। वेरी गुड। मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा और पूछा, मुझे बताओ तुम्हारी तहकीक क्या कहती है? पूरे बख्तपुर में इस टाइप का रुमाल सिर्फ 3 बंदे ही इस्तेमाल करते हैं। वो जोश भरे लहजे में बोला, नंबर 1 हफीज़, नंबर 2 असलम और नंबर 3 जावेद उर्फ जीदा। बस इनके रुमालों के रंग का फ़र्क है। वो सांस हमवार करने के लिए रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, हफीज़ के रुमाल पर सुर्ख रंग का चारखाना बना हुआ है, असलम के रुमाल का चारखाना नीले रंग का है, जबकि जीदे के रुमाल पर सब्ज रंग का चारखाना बना हुआ है। हफीज़ और असलम अपने रुमालों समेत इस वक्त बख्तपुर के अंदर मौजूद हैं, जबकि जीदा कहीं गया हुआ है। मेरा मतलब है कि बख्तपुर से बाहर कहीं। हमें जंगल के अंदर से सब चारखाने वाला रेशमी रुमाल मिला है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, अगर ये रुमाल जीदे ही का है तो इससे ये साबित होता है कि जीदा जंगल की तरफ गया था और ऐन मुमकिन है जीदा ही हमारा मतलूबा चोर हो। ऐसा हो सकता है। माजिद भट्टी ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, अगर किसी तरह ये पता चल जाए कि जीदा कहाँ गया है तो फिर बआसानी इस तक रसाई हासिल की जा सकती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने मादिल अंदाज में कहा। फिर पूछा, क्या तुमने जीदा का घर देखा हुआ है? जी थानेदार साहब, उसने इस बात में जवाब दिया। मैंने माजिद भट्टी को अपने साथ लिया और बख्तपुर की जानिब रवाना हो गया। जीदे की गली में पहुंचने के बाद मैंने माजिद को दूर रुकने के लिए कहा। मैं नहीं चाहता था कि लोगों को इस बात का पता चले कि माजिद भट्टी पुलिस का मुआविन बना हुआ है। कम से कम इस वक्त तक इस बात को राज में रखना ज़रूरी था, जब तक वो बज़ात चोर मेरे हत्थे नहीं चढ़ जाता, जिसने चकमूसा और बख्तपुर की पुलिस की नींदें हराम कर दी थीं। माजिद भट्टी की निशानदही पर मैं जीदे के घर के सामने पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक देने के बाद एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुल गया और खुले हुए दरवाजे में मुझे एक मासूम सी भोली भाली बच्ची नज़र आई। उसकी उम्र 7-8 साल रही होगी। मैं उस वक्त यूनिफॉर्म में मलबूस था। वो बच्ची हैरत भरी नज़र से मुझे तकने लगी। कबल इसके कि मैं इस बच्ची से कोई सवाल करता, घर के अंदर से एक निस्वानी आवाज़ हवा के दोष पर सफ़र करते हुए मेरी समात तक पहुंची। मिठू, कौन है दरवाजे पर? वो यकीनन मिठू नामी इस बच्ची की माँ रही होगी। माँ के सवाल पर मिठू ने टटोलती हुई नज़र से मुझे देखा और ऐलान करने वाले अंदाज में बोली, अम्मा, पुलिस आई है। हाय वे रब्बा, इस औरत ने तशवीश भरे अंदाज में कहा।
पुलिस का हमारे दरवाजे पर क्या काम? मिट्ठू की माँ की आवाज़ के उतार चढ़ाव से मैंने अंदाज़ा कायम किया कि वो अपनी तशवीश का इजहार करने के दौरान में दरवाजे की सिमत पेशकदमी भी कर रही थी। अगले ही लम्हे मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ और मुझे दरवाजे में वो नज़र भी आ गई। सलाम जी। वो मुझ पर निगाह पड़ते ही अदब से बोली। वालेकुम सलाम। मैंने उसके सलाम का जवाब देते हुए अपना तारुफ कराया और अपनी आमद के मकसद से उसे आगाह किया। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं यहाँ के थाने का इंचार्ज हूँ। मैं जीदा से मिलने आया हूँ। तुम जीदा की बीवी हो ना? जी हाँ। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली। मेरा नाम रानी है। थानेदार साहब, आपको जीदा से क्या काम है? रानी? मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा। काम जीदा से है, इसलिए मैं इसी को बताऊंगा। तुम अपने खामिंद को बाहर भेजो। जीदा तो इस वक्त घर में नहीं है जी, उसने बताया। मैंने पूछा, वो कहाँ गया है? फरीदाबाद अपनी चाची नज़ीरा से मिलने गया है। ठीक है, फिर तो तुम्ही से बात करना पड़ेगी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्या तुम्हारे घर में बैठने की कोई जगह है? अपने दरवाजे पर पुलिस की आमद के बाइस वो खासी फिक्रमंद हो गई थी। मेरे सवाल के जवाब में वो रज़ाकाराना तौर पर घर का दरवाज़ा खोलते हुए ताबुनामेज़ लहजे में बोली। थानेदार साहब, आप अंदर बैठक में आ जाएं। मैं जीदा की बीवी रानी की मैयत में चलते हुए उसकी बैठक में पहुंच गया। रानी मेरी खातिर तवाज़ु के लिए चाय पानी वगैरह का इंतज़ाम करने की मुशाक दिखाई दी, लेकिन मैंने उसे सख्ती से मना करते हुए कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस मैं तुमसे जो सवाल करूं उसका 16 आने दुरुस्त जवाब देना। मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कोई होशियारी या चालाकी करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारा और तुम्हारे खामिद का मैं जो हशर करूँगा, इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मेरे धमकी आमेज़ अंदाज ने रानी की सिट्टी गुम कर दी। वो मेरे सामने बैठ गई और थूक निकल कर अपने हलक को तर करते हुए बोली। आप पूछे जी, मैं आपसे किसी किस्म की गलत बयानी नहीं करूँगी। शाबाश, मैंने तशफ़ी भरे लहजे में कहा। मुझे तुमसे ऐसे ही माकूल रवैये की उम्मीद है। रानी की उम्र 25-26 साल रही होगी। उसका असल नाम फहमीदा था। वो भरे भरे बदन की मालिक दरमियाने कद की एक पुरकशिश और खूबसूरत औरत थी। उसकी बेटी मिट्ठू का नाम आबदा था। मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में रानी को बता दिया कि मैं चौधरी साहब की हवेली में होने वाली चोरी और हाशू के कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूँ। उसने मेरी बात तवज्जो से सुनी और मेरे खामोश होने पर उलझन ज़दा लहजे में पूछा, जीदे का इन मामला से क्या ताल्लुक़ है थानेदार साहब? मैं थाने से रवाना होते हुए वो सब 4 खाने वाला रुमाल एक थैले में डालकर ले आया था, जो पुलिस पार्टी को जंगल के अंदरूनी हिस्से से मिला था। मैंने मज़कूरा रुमाल को थैले में से निकालकर रानी को दिखाते हुए कड़े लहजे में इस्तफसार किया, इस रुमाल को पहचानती हो?